आपल्याला माहित आहे की आता 2024च्या लोकसभा इलेक्शन या येऊन म्हणजे सुरू आहेत. तिसरा टप्पा आज आहे आणि मुंबईत देखील 20 मेला त्या टप्प्यामध्ये इलेक्शन होणार आहे. महाविकास आघाडी आणि इंडिया आघाडी यांच्या संयुक्त विद्यमाने महाराष्ट्रात 6 जागा या लढवल्या जात आहेत. शिवसेनेचे 4, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांचे 4 शिवसेना आणि काँग्रेसचे राष्ट्रीय काँग्रेसचे 2 उमेदवार इथे उभे आहेत. आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे. त्यांना पाठिंबा जाहीर करण्याकरता सिटीजन फोरमच्या विविध ज्या सामाजिक संघटना आहेत त्या नेहमीच देशाचे विविध प्रश्न असतात त्याच्यामध्ये सक्रिय असतात. आज देशासमोर एक संकट या निमित्ताने येऊन घातलेलं आहे आणि यावेळीची निवडणूक अगदी वेगळी आहे नेहमीच्या. कारण ज्या भारतीय समाजाचा आणि भारतीय राजकारणाचा म्हणजे राष्ट्राचा पाया ज्या संविधानावर उभा आहे त्या संविधानाची मूल्य त्याचा नाश करणं, तो पाया खिळखिळीत करणं अशी कामं मोदी सरकारकडून आणि संविधानाची जी मूल्य आहे त्याच्या पायावर राष्ट्र उभारणी आहे. आता संविधानाचा धोक्यात आहे म्हटल्यानंतर बदलणार आहे म्हटल्यावर एखाद्यांना तुमच्यासमोर अशी कल्पना येते की हे संविधान म्हणजे एखादं पाठ्यपुस्तक बदलून लगेच दुसरं असं नाही. संविधानाची जी मूल्य आहेत, एक माणूस एक मत, ही जी स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुत्व ही मूल्य, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, वैचारिक स्वातंत्र्य असेल, विशेषतः लोकशाहीमध्ये जी मूल्य पाळली जातात ती सगळी मूल्य पायदळी बनवण्याचं काम या सरकारने केलेलं आहे. आपल्याला त्याचे अनेक पुरावे आहेत. मग अनेक ज्या स्वायत्त संस्था असतील, निवडणूक आयोगापासून तर रिझर्व्ह बँकेपर्यंतच्या IB, CIB, CBI, ED वगैरे ह्या सगळ्यांना आपल्याला माहीतच आहे. ही सगळे राखून माणसांना इथल्या गरीबाने पुन्हा एक वेलफेअर स्टेट नावाची जी कल्पना होती किंवा संघराज्य ही कल्पना त्यांना मान्य नाही, कारण वेलफेअर स्टेट ही कल्पना मान्य नाही. म्हणजे एकूणच संविधानामध्ये जी मूल्य होती मानवतावादी आणि ज्या पावती झासलेल्या अशा वेळी निवडणुका होत आहेत आणि संविधान ही मूल्य वाचवायची असेल, राष्ट्र उभारणे, कारण हा प्रश्न केवळ आरक्षणाशी संविधानाचा हा आपल्या डोक्यातला काढून टाका. हा केवळ दलितांचा किंवा आरक्षणापुरता मर्यादित नाही. संविधानाने आपल्याला भारतीयत्व दिलेलं आहे सगळ्यांना आणि एक देश, विविध प्रांताचे, विविध भाषाचे लोक आपण एकत्र बांधलेले आहेत. ते संविधान धोक्यात आले आणि अशा वेळी आपण एक भारतीय नागरिक म्हणून आपलं भारतीयत्व टिकवण्यासाठी सगळ्यांनी जागरूक होणं आवश्यक आहे. त्यासाठी हा प्रयत्न आहे आणि म्हणून महाविकास आघाडी आणि इंडिया आघाडी ही मूल्य घेऊन संविधानाच्या बाजूने लढणारे लोक आहेत. त्यांना पाठिंबा देण्यासाठी विविध प्रकारच्या सामाजिक संघटना असतील, त्या सेवाभावी संघटना असतील, त्या सगळ्या एकत्र येऊन आणि सिटीजन फोरम मध्ये सिव्हिल सोसायटी ज्या ज्या संघटना असतील त्या संघटनांनी मुंबईतल्या विशेषतः 6 जागेवर महाविकास आघाडीच्या यांना पाठिंबा देण्याचं ठरवलेलं आहे. आपण देखील पत्रकारांना देखील आपल्याला माहिती आहे की पत्रकारांचं एक स्वातंत्र्य, मीडिया ज्या पद्धतीने आज हे जे वागतोय आणि संबंध मीडियावर देखील एक बंधनं होत आहेत की मला वाटतं भारतीय स्वातंत्र्याला, समता आणि बंधुत्व ही जी मूल्य आहेत त्याला कुठेतरी धोकादायक. आणि मला मी पुन्हा सांगतोय की संविधानामुळे आपल्याला जे भारतीयत्व मिळालेलं आहे ते धोक्यात आहे. हे झालं आणि भारतीयत्व संपलं की देशात जाती, धर्म, प्रांताच्या नावाने जे अराजक मागे, अशांतता मागे, धर्मात वंशवाद, धर्मवाद या प्रवृत्ती मोकळल्या जातील आणि संपूर्ण जे आपण स्वातंत्र्य लढून मिळवलेले आहे, गांधीजी पासून महात्मा गांधी असतील, जवाहरलाल नेहरू असतील, वल्लभभाई पटेल असतील आणि ज्यांनी स्वातंत्र्य चळवळीत कधी भाग घेतला नव्हता, ज्यांनी ही घटना कधी मान्य केली नव्हती, राज्यघटना विरोध केला होता, असे लोक आज ही संविधान ते त्यांचे जो 1925चा कार्यक्रम होता त्या मूल्यावर पुन्हा ही राज्य आणि देश निवडून ठेवतोय. त्याला विरोध करण्यासाठी एक भारतीय नागरिक म्हणून आपल्या सगळ्यांचं कर्तव्य आहे आणि म्हणून आम्ही हे मैदानात उतरलेलो आहे. आपण एवढं प्रास्ताविक आहे. आता आपले सगळेजण बोलतील. नमस्कार दोस्तों, सलाम।
हम बहुत ही एक अहम मुद्दा एक बहुत अहम मौके पे और अहम तारीख पे हम लोग यहाँ पे जमा हुए हैं। और ये आज 7 मई को तीसरा मतदान 94 सीटों पे हो रहा है देश भर में। और जो खबरें अभी तक मिली है उसे लग रहा है कि कम से कम 12 राज्यों में से 7-8 राज्यों में तो काफी उत्साह है लोगों में। और मुझे लगता है कि अभी कहने की थोड़ी जल्दी नहीं करनी चाहिए, मगर कई कई राज्य से हमें कोई बहुत ही आश्चर्यजनक नतीजे निकलने वाले, इतना मैं कहूंगी। और वो पश्चिम भारत से निकलेंगे। और ये मैं आपको बहुत ही दावे से कह रही हूँ कि जो पत्रकार नहीं देख पाते, आज सिर्फ न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने छापा है सुबह, मगर बाकी पत्रकार नहीं देख पाते ये चीजें, क्योंकि पत्रकारिता में अपना रोल नहीं देखा है। खैर वो बड़ा मुद्दा है। आज सिटीजन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन एक छोटा सा फोरम बना है। हम लोग वोट फॉर डेमोक्रेसी करके कम से कम 8-9 महीने से बंबई महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं, बाकी भी संगठन कर रहे हैं काम। और मकसद और मुद्दा एक ही है, वो ज्यादातर कर्नाटक के 2023 के इलेक्शन से प्रेरणा लेते हुए हम लोगों ने काम शुरू किया कि इस बार का जो चुनाव है वो सिर्फ पार्टियों के बीच में चुनाव नहीं है, ये साफ बात है। ये एक जनता, आवाम और नागरिकों का चुनाव है। और मैं ये भी कहना चाहूंगी, क्योंकि हम लोग अपक्ष लोग हैं और हम लोग आजाद लोग हैं, और हम ये जरूर कहना चाहेंगे, मैं 16 साल की थी जब 1977 में हमने पूरा हमारी 10वीं का इम्तिहान छोड़ के हमने आपातकाल के खिलाफ ही चुनाव ये ही शहर से लड़वाया था। हम लोग जाते थे रामदास भटकल के घर, पूरे पोस्टर इकट्ठा करते थे और देश भर में, शहर भर में हम लोग चिपकाते थे। तो जहां पे हमें तानाशाही लगेगी, चाहे ये सरकार की या वो सरकार की, वहां पे हम आवाज उठाएंगे। और ये 10 साल जो थे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के, वो तो एक अघोषित आपातकाल न सिर्फ था, मगर साथ साथ एक फांसीवाद का एक पूरा एक झलक है ये देश ने देखा। पहले जो हमारा 1.5 साल का एक दौरा था तानाशाही से, उसमें आइडियोलॉजी पीछे नहीं थी, एक संगठन पीछे नहीं था, जैसे आरएसएस का संगठन जो खुद मानता है, जो खुद वसूलन मानता है कि संविधान को फेंक देना चाहिए और मनुस्मृति को वापस लाना चाहिए। आप उनके खुद की किताबें पढ़े, चाहे वो गोलवलकर का बंच ऑफ थॉट्स हो, चाहे गोलवलकर का ब्यूरो नेशन ऑफ डिफाइंड हो, चाहे वो आपके प्रचारक जो बैठे हैं प्रधानमंत्री के पद पे उनको देखिए, या जो भी उनके बड़े बड़े जो पद पे बैठे हुए संवैधानिक पद पे बैठ के संविधान को खत्म करने का काम कर रहे हैं। और सांसद को एक पूरा हथियार बना दिया गया, सांसद को एक हथियार बना दिया है संविधान को खत्म करने का, क्योंकि ये बहुसंख्यकवाद हम लोग देख रहे हैं। कानून भी सही तरीके से पारित नहीं हुए हैं, कानून का भी शास्त्रीकरण हमने देखा है, वेपनाइजेशन ऑफ द लॉ। और इसीलिए हमने गए शुक्रवार को ही हमारी संस्था सिटीजंस ऑफ जस्टिस एंड पीस और पीयूसीएल ने एक मानव अधिकार का एक मैनिफेस्टो निकाला है, जो हम हर पार्टी के सामने रख रहे हैं अलग अलग मुद्दों को लेकर। खैर, आज बंबई की बात हो रही है, सेव द कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है, सिटीजन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है। 6 के 6 सीट बंबई शहर की सीट, एक भी सीट ये फांसीवाद पार्टी को नहीं जानी चाहिए, ये हमारा मानना है। और इसके लिए हम लोग दिन रात काम कर रहे हैं। तो उम्मीदवार जो भी है, 6 के 6 उम्मीदवार, कम से कम 4 में से 6 उम्मीदवार को हम देखे हैं, रात दिन वो लोग काम कर रहे हैं, अलग अलग नागरिक संगठनों के साथ काम कर रहे हैं और मेहनत भी काम कर रहे हैं। और एक बहुत ही अच्छी और अनोखी चीज हमने बंबई शहर जैसे शहर में पाई, जो शहर ने 92-93 में एक तरह का खून खराबा देखा था, जो शहर ने बहुत सारी नफरत की एक एक्सपेरिमेंट देखी थी। महाराष्ट्र राज्य, जो हमारे शाहू महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, बाबा साहेब अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, फातिमा शेख, सावित्रीबाई फुले जैसे सिंहों ने ये राज्य को एक पूर्वगामी दिशा दी हुई है। और संविधान की स्थापना में ये पार्श्वभूमि का बहुत बड़ा हाथ है, महाराष्ट्र की पार्श्वभूमि का। वही पार्श्वभूमि को सितंबर 2022 से लेकर आज तक एक पूरा नफरत का एक एक्सपेरिमेंट बनाया गया है, अलग अलग तरीके से भाषण देना, पुलिस को ऑर्डर देके बोलना नहीं काम करने। हमें महाराष्ट्र और बॉम्बे पुलिस पे विश्वास रहता है आमतौर से, मगर उनको खास तौर पे दबाव लाके कहते जाना कि आप एक्शन मत लो, चाहे वो सकल हिंदू समाज हो, पता पड़े अलग अलग संस्थाएं खड़ी कर देती है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। तो ये हम बंबई में ये चुनाव के प्रचार में ये महसूस कर रहे हैं कि हर जात, हर कौम, हर लिंग साथ में मिलके संविधान को बचाने के लिए और गणतंत्र को बचाने के लिए खड़ी हो गई है। और ये मैं मानती हूँ एक जनता और आवाम का चुनाव है। और चाहे वो महाविकास आघाड़ी के शिवसेना के उम्मीदवार हो,
या महाविकास आघाड़ी के कांग्रेस के उम्मीदवार हो, सबके सबको 6 के 6 उम्मीदवार को जिताने का काम बंबई की आवाम, बंबई की जनता करेगी, ये हमें पूरा विश्वास है। क्योंकि यही हमारे उम्मीदवार जो है, चाहे वो नाम नहीं लेना चाहिए, अलग अलग उम्मीदवार है, सबके सब मेहनत कर रहे हैं। किसी के टिकट जल्दी जारी हो गया, किसी का नाम बाद में घोषित हुआ, तो वो सब डिटेल में न जाते हुए जब हम देखते हैं कि छोटे छोटे मोहल्ले के मीटिंग में, मैं कल 3 मोहल्ले की मीटिंग में थी, परसों एक बड़ी मीटिंग में थी, हम देख रहे हैं कि हमारे अलग अलग धर्म और जाति की महिला साथ में प्रचार कर रही है। हम देख रहे हैं कि अलग अलग लिंग साथ में प्रचार कर रहे हैं कि जातिवाद और कौमवाद और फिरका परिस्थिति का चुनाव न होते हुए ये गणतंत्र और हमारे संविधान को बचाने का ही एक चुनाव है। और हम बस विनती करते हैं हमारे पत्रकार दोस्तों को, यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारे सब छोटे मोटे यूट्यूब इंडिपेंडेंट चैनल्स तो है ही, मगर जो अपने आप को कमर्शियल मेन स्ट्रीम मीडिया समझता है वो भी कमी कम, हम बस विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप गणतंत्र की महत्व समझे, संविधान का महत्व समझे और ये समझे कि कौन से वसूलों पे ये इलेक्शन लड़ा जा रहा है। अगर कोई भी सरकार संविधान के वसूल को भूल करके अपने ही अलग अलग तबकों पे जंग छेड़ना शुरू कर देती है, जैसे कामगार के खिलाफ, किसान के खिलाफ, अल्पसंख्यकों के खिलाफ, जिस तरह नफरत की जबान हमारे मुसलमान क्रिश्चियन भाई बहनों के खिलाफ इस्तेमाल की गई है 10 सालों में, वो शर्मनाक है। जिस तरह हमारे कामगारों को लेकर 4 लेबर कोड पारित किए गए हैं, वो भी लॉकडाउन के बीच में बिना कोई बहस, 150 साल के कानून को आप खत्म कर रहे हैं। किसान के कानून, अलग अलग चीज आप देखेंगे तो एक कोई भी क्षेत्र नहीं है जिसपे एक हमला नहीं बोला है ये सरकार ने। और अपने आप को इलेक्ट करके एक बहुसंख्यकवाद सोच करके, और परसों ही 3 मई की तारीख थी और मणिपुर राज्य को जलते हुए 1 साल हो गया, मतलब फॉर्मली 1 साल हो गया। और मणिपुर के हमारे जो देशवासी है उनके साथ क्या बीत रहा है। अभी भी 41 या 42,000 लोग कैंप्स में है, 240 लोगों की मृत्यु हो गई है, 350 से ऊपर चर्चों को डिस्ट्रॉय किया गया है, 7,000 से ज्यादा घर जलाए गए हैं, गांव जलाए गए हैं। फिर भी मुझे लगता है अगर हमारी कमर्शियल मेन स्ट्रीम मीडिया इसके ऊपर अपने कैमरा नहीं लेके जाती और अपने रिपोर्ट में छापती, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं गणतंत्र में एक खराबी आ गई है जिसको हमें सुधारना बहुत जरूरी है। और ये इलेक्शन हमें एक मौका देता है कि हम हमारे इंस्टीट्यूशंस को भी सुधारें, इलेक्शन कमीशन को भी हम कहे कि भाई संविधान की तरफ देखो, सरकार की तरफ मत देखो। संविधान आपका माई बाप है, सरकार आपका माई बाप नहीं है। तो ये सब चीजें है, इंस्टीट्यूशनल डेमोक्रेसी, रिपब्लिकन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, वेलफेयर स्टेट, जिस तरह से पैसा, लोगों का पैसा, आप और हमारा जो टैक्स से भी हुआ पैसा जिस तरह उसे निजीकरण किया गया है और क्रोनी कैपिटलिस्ट को दिया गया है, कॉर्पोरेट टैक्स को माफ किया गया है, हमारे प्रवासी मजदूरों के साथ जो बीती लॉकडाउन के बीच में, और मुझे लगता है 500 से ऊपर जाने गई, 700 से ऊपर हमारे किसानों की जाने गई। ये क्या मुद्दा नहीं है क्या इलेक्शन में? बेरोजगार इलेक्शन के मुद्दे नहीं है। ये सब चीजें हैं जो आवाम अभी उठा रही है, इंडिपेंडेंट यूट्यूबर्स उठा रहे हैं, डिजिटल इंडिपेंडेंट मीडिया उठा रही है, और कुछ कुछ ऐसे अखबार बचे हैं जहाँ पे छोटी छोटी स्टोरीज छप जाती है, जहाँ पे दबाव से बचकर वो छोटी स्टोरी छप जाती है। मगर जिस तरह वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे भी था 6 मई को, और हमने देखा कि हमारी पत्रकारिता पे भी हमला हो रहा है, और हम पेशे में पत्रकार भी है और सामाजिक कार्यकर्ता भी है। इसलिए मैं कहूंगी हमारे पत्रकार दोस्तों को कि बस ये ऐतिहासिक एक मोड़ है और मौका है, हमें सच्चाई को छापना चाहिए, सच्चाई को बोलना चाहिए, और कैसे भी तरह से हमारे बंबई शहर में 6 के 6 उम्मीदवारों को, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के उम्मीदवारों को जिताना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। I thank citizens for the Constitution for inviting me and all of us to address this press conference. Today, we are fighting for the idea of India as a democratic country where there is a lot of diversity and diversity is conserved and preserved, where the social fabric of this country, Hindus, Muslims, linguistic fabric, caste fabric, ethnic fabric, we are 6,436 different communities as counted by People of India project,
by Government of India. Today, the levels of violence have rose to unprecedented level. Our democracy is in threat. Freedom of expression is in threat. Democracy doesn't mean just formally holding elections. India has been categorized as electoral autocracy, which is very low down in the democracy index. Therefore, we have to save our democracy. We have to save our constitution. The way all the constitutional institutions are being ruined. Like diapers must be changed frequently, otherwise they stink. And this government actually stinks. ये इस सरकार और इनकी नीतियां, भाजपा की और आरएसएस की नीतियां, ये देश के लिए पॉइजन है, ये विष है। और इसके लिए जैसे तीस्ता जी ने कहा, करीब करीब 8 महीने पहले पहली बार ऐसे हुआ है कि सिविल सोसाइटी ने लगन के साथ इलेक्शन प्रोसेस, इलेक्टोरल प्रोसेस में इन्वॉल्व होके एनरोलमेंट से लेके लोगों को अवेयरनेस करना, इन 10 साल की जो नीतियां थी सरकार की, मैं उसको फिर से दोहराना नहीं चाहता हूं क्योंकि हमारे सब स्पीकर बाद में श्याम जी और तुषार जी बोलेंगे। जो नीतियां थी लोगों के बीच में और जो आक्रोश है, हमने देखा है लोगों के साथ जब हम बात करते हैं, जो आक्रोश है उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है बात करने के लिए। तो यही हमारी कोशिश रहनी चाहिए और मैं हमारे मीडिया पत्रकारों से गुजारिश करूंगा, ये वॉइस ऑफ द पीपल जो है आप लोगों तक पहुंचाइए। कल मैं एक बात सुन रहा था कि जो मोदी मीडिया के महागुरु थे जी टीवी के, उनका वातावरण जरा बदल गया है क्योंकि वो बोलते हैं कि भारत का जो इंडेक्स, फ्रीडम ऑफ प्रेस का इंडेक्स जो 161 आउट ऑफ 180 हुआ है, वो शर्मनाक है। अच्छी बात है कि एटलीस्ट 10 साल के बाद जिन्होंने ये गोदी मीडिया की मोदी शुरुआत की थी, उनको भी होश आया कि जो हो रहा है देश में ये गलत है। इलेक्ट्रल बॉन्ड्स देखिए किस तरह से शातिरस्ती से लोगों के दिमाग से जो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स माइंड से निकाल दिया, कहां पे भी आवाज नहीं हो रहा है। लेकिन जब सरकारी माफिया बनती है और माफिया का काम करती है चंदे पे धंधा, तो ये बात हमें बारीकी से देखनी चाहिए कि हमें ये नोच नोच के हमारे जो भी व्यवस्था है वो खत्म कर रहे हैं। और इसके लिए ये इलेक्शंस जो है डू और डाई इलेक्शंस है। इसमें हमें इसके लिए पूरी सिविल सोसाइटी, पूरे हमारे जो 6 कैंडिडेट हैं, हम लोग जैसे तीस्ता जी ने कहा, हम लोग में से सब जन में हर ग्रुपिंग्स में हम मिले हैं और ग्राउंड लेवल पे जो काम हो रहा है इन टर्म्स ऑफ मोटिवेशन एंड अदर थिंग्स, हम मानते हैं कि 6 ही सीट की परिवर्तन एनडीए और इंडिया के गठबंधन कैंडिडेट्स जिताएंगे। मणिपुर में तीस्ता जी ने कहा मणिपुर में तीस्ता जी ने कहा कि ऑलमोस्ट मेरठ का वो भयानक कांड जो हुआ और अभी भी वायलेंस अभी भी है, उस दरमियान में हमारे प्रधानमंत्री 13 विदेशी कंट्रीज, फॉरेन कंट्रीज में उन्होंने विजिट किया उस दरमियान में। और फरवरी में जब 4 और 5 के फरवरी में आसाम में थे और अबू धाबी में 13 में 3 बार विजिट किए, लेकिन वो 2.5 घंटे का फ्लाइट उनको दिल्ली से मणिपुर जाने के लिए फुर्सत नहीं मिली। ये शर्मनाक की बात है।
कि आपके आंखों के सामने हम मानते हैं कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड, आप जेनोसाइड बोलिए, जो कुछ भी बोलिए, नाम कुछ भी दे दीजिए, आज भी लोग वहां तरस रहे और हमारे पास गवर्नमेंट का कोई नीति नहीं है उनको रिजॉल्व करने के लिए। तो एक तो हमने सिविल सोसाइटी ने निर्णय किया है कि जो परसेंटेज, मैं मानता हूं कि लास्ट टाइम 2019 में 53% कुछ वोटिंग बॉम्बे में हुआ था, तो एक कोशिश रहेगी कि जिस तरह से कर्नाटका की जो इलेक्शंस में 79% का जो वोटिंग हुआ और वहां से हमें उत्साह मिली कि इस सरकार को हम बदल सकते हैं, तो वही मुहिम यहाँ पे भी है कि हम सब मिलके, और पत्रकार बंधु से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो गलत जो हो रहा है और जो सच्चाई जो हो रही है, जितने आप दोहराएंगे तो इसमें इस सरकार को बदल करने में और इन डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसी एंड प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन में आपका बड़ा बड़ा सहयोग रहेगा। धन्यवाद। वर्ष 2 वर्षापासून सर्व संविधानवादी लोकशाहीवादी शक्तींनी हे जे भाजपचं RSS जे फॅसिस्ट सरकार आहे त्याच्या विरोधात जनतेमध्ये जागृतीची मोहीम चालवलेली आणि आजची सुद्धा ही पत्रकार परिषद त्याचाच भाग। मी विशेष करून समाजातल्या सगळ्यात तळातल्या वर्गाबद्दल बोलतो, इन पर्टिक्युलर दलित वर्गाबद्दल, आंबेडकरवादी वर्गाबद्दल बोलतो की आंबेडकरी जनतेचा मक्ता कोणी घेतलेला नाही। आंबेडकरी जनता जरी स्लम मध्ये राहत असली, तिचा काही छोटासा भाग त्याची आरक्षणामुळे काहीशी उन्नती झालेली आहे आणि त्यांच्याकडे मध्यमवर्ग तयार झाला आहे, परंतु मोठ्या प्रमाणामध्ये दलित, आदिवासी, ओबीसी हा जो वर्ग आहे, तर या वर्गावरती केवळ आमचाच अधिकार आहे अशा पद्धतीने काही लोक बाबासाहेब आंबेडकरांचं नाव घेऊन, निळा झेंडा घेऊन काही लोकांनी उमेदवार उभे केलेले आहे। पण आंबेडकरी जनतेला कळलेलं आहे आणि आम्ही लोकांना निश्चितपणे सांगितलेलं आहे, लोकांनाही समजलेलं आहे की ही लढाई इतकी निकराची आहे, इतकी अटीतटीची आहे, ही स्वातंत्र्याची लढाई आहे। काहीही करून फॅसिस्ट मोदी आणि त्यांचा जो जुंटा आहे त्याचा निर्णायक पराभव झालाच पाहिजे आणि त्याच्यामध्ये मला खात्री आहे की आंबेडकरी जनतेची भूमिका ही अत्यंत निर्णायक ठरणार, खूप मोठा बदल होणार। जे कोणी काही लोकांनी स्पष्ट नाव घेऊन बोलतो, पण वाईट पडलं तरी चालेल, तसं नाव तुषारजीने मागे घेतलेलं आहे। वंचितचे आणि बीएसपीचे जे उमेदवार उभे आहेत ते सरळ सरळ भाजपला मदत करण्यासाठी उभे आहेत आणि आंबेडकरी जनतेला कळलेलं आहे की आम्ही आमचं मतांचं विभाजन करणार नाही। संपूर्ण महाराष्ट्रभर आम्ही फिरतो आहोत, सगळीकडे हेच वातावरण आहे की आम्ही आमचं मतांचं विभाजन करणार नाही। जो उमेदवार इंडियाचा, महाविकास आघाडीचा, जो भाजपच्या उमेदवाराचा पराभव करू शकतो त्याच्या पाठीमागेच फुले आंबेडकरी जनता उभी राहणार आहे, अशा प्रकारचा निर्णय आणि निर्धार आंबेडकरी जनतेने घेतलेला आहे। आणि या दृष्टीनं आम्ही असा व्यापक प्रयत्न केला की रिपब्लिकन पक्षाचे जे अनेक गट आहेत, अनेक आंबेडकरवादी संघटना आहेत, अनेक मंडळ आहेत, सगळ्यांना एकत्रित करून आम्ही प्रोग्रेसिव्ह रिपब्लिकन फ्रंट उभा केला आणि तो प्रोग्रेसिव्ह रिपब्लिकन फ्रंट संपूर्ण महाराष्ट्रभर पसरतोय आणि सगळीकडून अशा प्रकारचा प्रतिसाद येतोय की आम्ही काहीही करू, आंबेडकरी वस्त्यांच्या मध्ये, दलित वस्त्यांच्या मध्ये त्या फूट-पाड्या लोकांना यशस्वी होऊन देणार नाही आणि दलितांच्या मतांची घाऊक विक्री भाजपला करून देणार नाही। त्यांनी प्रचंड पैसा उचलला, कसले कसले उमेदवार आहेत। तुम्ही वर्षाताईंच्या विरोधामध्ये जो उज्ज्वल निकम उभा केलेला आहे
उज्ज्वल निकम हा अत्यंत जातीयवादी, दलितांच्या विरोधातला, अत्यंत करप्ट भाजपचा असतात. रमाबाई आंबेडकर नगरच्या हत्याकांडाच्या बाबतीमध्ये जे गुंड्यावर कमिशन नेमलो त्याचं काम आम्हीच लोकांनी केलं होतं. त्यावेळेला त्याची हिअरिंग सुरू असताना उज्ज्वल निकम दलित समाजाबद्दल, आंबेडकरी समाजाबद्दल अत्यंत खालच्या पातळीचं बोलायचं. तुम्ही स्वतः ऐकलं किंवा खैरलांचीचं एवढं मोठं प्रकरण ज्याच्यामध्ये पब्लिक प्रॉसिक्युटर म्हणून उज्ज्वल निकम होते, त्यांनी त्या प्रकरणामध्ये ते प्रकरण हे जातीय अत्याचाराचं नाही म्हणून न्यायालयासमोर सिद्ध केलं त्यांनी अत्यंत चुकीच्या पद्धतीने. त्याचप्रमाणे त्या अत्याचारामध्ये जे आरोपी होते त्यांची सुटका कशी होईल अशा पद्धतीतच त्यांनी त्याचं वकिलीचं काम केलं. त्याच्याबद्दल आंबेडकरी समाजामध्ये घृणा आहे. जे लोक उज्ज्वल निकमचा सत्कार करतायत आणि जे तथाकथित नेते म्हणतायत की उज्ज्वल निकम हे फार चांगलं रिप्रेझेंटेशन करू शकतात संसदेमध्ये, मला असं वाटतं की ते बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारांशी बेईमानी करतायत. ते आंबेडकरी जनतेला कळलेलं आहे आणि आम्हाला कळलेलं आता. ठीक आहे, काँग्रेस बरोबर आंबेडकरी जनतेचे काय संघर्ष असेल, शिवसेनेबरोबर असेल, ते सगळे संघर्ष आणि तात्विक मतभेद त्या निवडणुकीच्या नंतर आम्ही चर्चा करू. पण या वेळेला मात्र आम्ही सगळ्यांनी ठरवलेलं आहे की काही करून इंडियाच्या मागे राहायचं आणि इंडिया उभी करायची. त्याचप्रमाणे जात्यांध, धर्मांध आणि या फॅसिस्ट हुकुमशाही शक्तीला परास्त करून टाकायचं. संविधान टिकलं तर देश टिकणार आहे, देश टिकला तर आमचे पक्ष टिकणार आहे, आमचे संघटना टिकणार आहे. आज एक भीतीचं आणि दहशतीचं वातावरण या मोदी शासनानं संपूर्ण भारतावरती लादलेलं आहे. आता त्यांच्याबद्दल किती बोलावं, किती उदाहरणं देत आहेत. इतकं वाईट सरकार मला वाटतं आतापर्यंत कुठे आलं नसेल. मी मोदीला हिटलरपेक्षा आणि मुसोलिनीपेक्षा कमी नाही समजा. ती त्याची पुढची आवृत्ती आहे. आणि त्यांचे गुरु जे आहेत, जे गोळवळकर गुरुजी, हिरगेवारांनी काय फारसं काही लिहिलं नाही, पण गोळवळकर गुरुजींनी संघाची व्यवस्थित भूमिका मांडलेली आहे आणि त्याच भूमिकेवरती हे सरकार चाललेलं आहे. म्हणून आम्ही ठरवलेलं आहे की हा देश जेवढा हिंदूंचा आहे तेवढाच मुसलमानांचा आहे, दलितांचा आहे, ख्रिश्चनांचा आहे, आदिवासींचा आहे, सर्वांचा आहे. आणि हा देश सर्वांचाच राहणार आहे. आणि ही निवडणूक ठरवणार आहे या देशात संविधान टिकवण्याचं काम सगळी कष्टकरी जनता, सगळी विचारी जनता करणार आहे. आणि हा देश कधीच ग्रोह करायचा होणार नाही. हा बाबासाहेब आंबेडकरांचा, महात्मा गांधीजींचा आणि नेहरूंचा राहणार आहे. आणि या दृष्टीनं सगळ्या वस्त्यांच्या मध्ये सर्व आंबेडकरी कार्यकर्ते, सर्व प्रागतिक कार्यकर्ते, सर्व पुरोगामी कार्यकर्ते हे एकत्रित आलेले आहेत. त्याला धोका कळलेला आहे. जर हे पुन्हा सत्तेवर आले तर काय होईल, काय नाईटमेअर असेल कोणी सांगू नाही शकत. सगळ्यांना कळलेलं आहे. म्हणून आपल्या देशाचं वाटोळ करायचं नाही, सर्वांनाच करायचं नाही असं तर जनतेने ठरवलं. आता नुसतं ही काही इंडिया आघाडीची आणि भाजपची लढाई नाही, भारतीय जनतेची आणि मोदीच्या फॅसिझमची लढाई, सहज लढाई आहे. आता जनताच आंदोलनात उतरलेली आहे असं मी जागोजागी बघतोय, त्याचा अनुभव घेतोय. आणि मला खात्री आहे या निवडणुकीमध्ये यांचा निर्णायक पराभव होणार आहे. निर्णायक पराभव होणार आहे. ज्याने देशाचं वाटोळ लावलेलं आहे, जे खोटा प्रचार करतायत त्यांना आम्ही उघडं करण्याचं काम सर्व जनता करणार आहे. आणि हा जो हे आपला फॅब्रिक आहे, हा जो आपल्या देशाच्या संस्कृतीचा ताणाबाणा आहे, तो टिकवण्याचं काम सर्वजण मिळून करतील अशी मला आशा आहे. आणि त्यामुळं मोदीच्या पराभवाच्या, भाजप RSSच्या पराभवाच्या शुभेच्छा तुम्हाला देतो. थांबतो. जय हिंद. वाले को फेंक दो. तर तो एक धक्का और द्यायच्यासाठी आम्ही नागरिकांचा हे सिटीजन्स फॉर कॉन्स्टिट्यूशन म्हणून एक पर्याय केला आहे. आणि त्याच्यात आम्ही एक संविधान वाचवण्यासाठीचा एक मुहिम आम्ही सुरू केली. आजादी के बाद आज तक हमने देखा कि हमारी सरकारें माई बाप सरकार होती थी, माँ बाप की तरह हमको संभालती थी, हमारे लिए काम करती.
पिछले 8 सालों में ये पहली दफा हुआ है आजादी के बाद 10 सालों में कि जो हुकुम सरकार आई है, मोदी के सामने सब खड़े रह के जो हुकुम सरकार करते हैं, वो राजा नहीं है लेकिन राजा के तरह बिहेव करता है, हमारा पैसा खर्च करता है, हमारे टैक्स का पैसा खर्च करता है, लेकिन जिन अफसरों को, जिन पुलिस वालों को, पुलिस कर्मियों को और सरकारी मुलाजिमों को पगार देता है, उनको ऐसे दिखाता है जैसे वो उनका मालिक हो और जी मालिक करके वो नौकरी करते हैं। ये लोकशाही के लिए सबसे बड़ा खतरा है कि जब सरकार किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी की तरह चलाई जाए तो ये समझ लेना चाहिए कि लोकशाही खत्म हो गई, लोकतंत्र खत्म हो गया उस मुल्क में, और ये सबसे बड़ी चिंता है। संविधान तो बदलेगा क्योंकि उन्होंने कहा है कि हमको 400 पार करवा दो, ये संविधान दूसरे दिन बदल देंगे। उन्हीं के लोगों ने कहा, मैं नहीं कह रहा, मुझे उनके मुंह में शब्द डालने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन इसके साथ साथ इस मुल्क की जो कार्य प्रणाली है उसको इस कदर वो लोग खत्म कर देने वाले हैं कि बाद में शायद जो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बापू के बारे में कहा था कि आने वाली पीढ़ियां काश ऐसा भरोसा भी रखे कि 8 मास का ऐसा कोई व्यक्ति इस पृथ्वी पे चला था, तो आने वाली भारत की पीढ़ियां शायद भरोसा नहीं करेगी कि इस भारत में कभी लोकतंत्र जैसी कोई चीज भी रही थी। इस तब वो लोग इसको बदलने वाले हैं, ये भरोसा रखिए आप लोग। और इसलिए नागरिकों को, जो हम इंटेलेक्चुअल लोग अपने आप को तटस्थ रखने में बहुत अपना स्टेटस मानते थे, आज तक हम हमेशा ये समझते थे कि तटस्थ रहना यानी हमारे लिए सबसे बड़ा धर्म है, और हम तटस्थ ही रहे, इतने तटस्थ रहे कि हमारे कोई मतलब ही नहीं रहा। इस बार ये पता चल रहा है कि इस बार हम तटस्थ नहीं रह सकते। हमने कोई कांग्रेस के साथ हाथ नहीं मिलाए, हमने शिवसेना के साथ हाथ नहीं मिलाए, हमने राष्ट्रवादी के साथ हाथ नहीं मिलाए, हमने हमारे राष्ट्र को गले से लगाया, और उसके लिए हमें अगर पॉलिटिकल पार्टीज के साथ काम करना पड़े तो ये कबूल किया है, क्योंकि हमें हमारे राष्ट्र को बचाना है और कोई हमारा एजेंडा नहीं है। अगर कल उठ के इंडिया अलायंस की सरकार आई और अगर उन्होंने जनता के विरोध काम किया तो हम सबसे पहले रहेंगे जो रास्ते पे उतर के उनका कान पकड़ेंगे और कहेंगे कि हमने इसलिए तुम्हारा सरकार नहीं किया, क्योंकि हमारे लिए देश प्रेम से बड़ा कोई और मसला नहीं है। और इसीलिए हम लोग आज उतरे। बंबई की बात करें, स्थानीय मुद्दों की बात करें, तो बंबई की जो दशा करके रखी है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स डिले होते हैं, आज तक हमने जिस शहर में IIT और VJTI जैसी शैक्षणिक संस्थाएं, तकनीकी संस्थाएं हैं, उस शहर में इंजीनियर ब्रिज नहीं बना सकता जो एक दूसरे के साथ मैच हो। और आखिर के दिन जब इनॉग्रेशन को जाते तो पता चलता है कि एक चाइना जा रहा है और दूसरा इंग्लैंड जा रहा है ब्रिज। हंसने की बात नहीं है। लापरवाही देखिए कितनी है कि दिन भर वहां खड़े रह के काम करने वाले लोगों को पड़ी नहीं है कि हम गलत कर रहे हैं काम। ये जो लापरवाही आ गई है हमारे सार्वजनिक जीवन में, ये चिंता का विषय। 92-93 में यहाँ हिंदुत्व का प्रयोग हुआ और हिंदू मुसलमानों को बांटने की एक बहुत सफल मुहिम यहाँ चलाई गई। पिछले 10 साल में बंबई की जो 2 शक्ति है, मराठी लोग और गुजराती लोग, उनमें दरार डालने की कोशिशें की जा रही। वातावरण ऐसा कर दिया गया है कि ऐसे लगने लग गया है कि गुजराती बंबई के ऊपर बोझ बन के बैठे। ये जो सारी रणनीतियां हैं उनकी विभाजन की, वो इसलिए है कि वो भारत के इतने छोटे छोटे टुकड़े कर देना चाहते हैं कि किसी को पता न चले कि उसकी एक आकृति कितनी भव्य थी। इतने, जब हमें स्वतंत्रता मिली थी तब विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि 6 महीने के अंदर ये देश
टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ जाएगा। 75 साल तक उसे बांधे रखने की में हम सफल रहे और सिर्फ 10 साल में अंग्रेजों के इन पिट्ठुओं ने विंस्टन चर्चिल की जो भविष्यवाणी थी उसको सच करने का काम करके दिखाया। अगर इस बार उनको रोका नहीं गया तो जिस मकसद से वो लोग अपना राज कर रहे हैं वो मकसद इतना घिनौना होगा कि हम कभी उठकर खड़े होकर अपने आप को भारतीय नहीं कह सकेंगे, हम नागरिक नहीं कह सकेंगे, हम प्रजा बन जाएंगे। नागरिक और प्रजा में बहुत बड़ा फर्क होता है। प्रजा राजा की गुलाम होती है और नागरिक देश का मालिक होता है। हमने ये तय करना है कि हम नागरिक रहेंगे या गुलाम प्रजा बनकर इस देश में जिएंगे। इसीलिए हमने चुनाव के दौरों की शुरुआत के पहले महाराष्ट्र के लिए एक अपील निकाली थी जिसमें हमने स्पष्ट ये कहा था कि मविया को हमने समर्थन देना है, बाकी किसी को नहीं देना। और अब जाके जब 20 तारीख को बंबई में चुनाव हो रहा है तो मुंबईकर के नाते हम मुंबईकरों से ये अपील कर रहे हैं कि मुल्क और संविधान को बचाने के लिए स्थानिक मुद्दों के ऊपर नजर रखकर और संविधान के को अपना धर्म ग्रंथ मानकर ये प्रण ले कि इन गद्दारों की सरकार को हम हरा दें। इनके लिए और कोई शब्द इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ये गद्दारों की सरकार है, उनको गद्दार ही कहना चाहिए। हमने बहुत वक्त तक सुशील भाषा का प्रयोग किया, पर पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री और अब उनके गृह मंत्री कितनी गलिच भाषा का प्रयोग करते हैं उनका उदाहरण अगर देने निकले तो इरफान भाई ने जो किताब लिखाई उससे 10 गुनी ज्यादा बड़ी किताब छप के निकली। पिछले 1 साल में महाराष्ट्र, जिसको पुरोगामी महाराष्ट्र कहते कहते हमारी छाती गर्व से पूरी नहीं समाती थी, उसकी पब्लिक लाइफ में कितना बड़ा करप्शन आया है वो आप सब जानते हो। किस अधोगति तक महाराष्ट्र को ले जाया गया, सत्ता की लोलुपता में नैतिकता को किस तरह से बेच दिया गया, नैतिकता का वस्त्रहरण सार्वजनिक किस प्रकार से किया गया है वो आप सब देख रहे हैं। उसको हमने रोकना है। जो टूटे वो गद्दार थे, वो टूट गए। अब जो टिके हैं उनको मजबूत करने का काम और फर्ज हम सबका है और वो हम निभाएंगे। और इसीलिए आपसे हम ये प्रार्थना करते हैं कि आपके माध्यम से हमारी ये अपील इस राज्य के और इस शहर के कोने कोने तक पहुंचाने में आप हमारी मदद करें। हर कोई जो किसी न किसी तरह से अलग है उसको आज प्रताड़ित किया जाता है, उसके ऊपर एक भय का आलम छाया हुआ। ऐसा कभी नहीं था भारत में। ऐसा नहीं है कि 75 साल में दंगे नहीं हुए, पर इस प्रकार से वैमनस्य कभी नहीं हुआ। दंगे हुए, लोग झगड़े, लोगों ने मारा, लेकिन उसके बाद गले से भी लगाया। आज वो नहीं हो रहा है। दुश्मन के साथ जन्म जन्म की दुश्मनी इस तरीके से नीति इस सरकार ने हमारे ऊपर डाली है, आदत हमको डलवा दी। ये सारी चीजों को का खतरा हिंदुस्तान को है। आर्थिक करप्शन के खिलाफ हम लड़ते हैं और लड़ते आए हैं और आर्थिक करप्शन को हमने रोका है, पर जो नैतिक करप्शन है वो एक ऐसा कैंसर है जिसका कोई इलाज नहीं है। अगर हम उसको रेडिकल सर्जरी करके निकाल नहीं देंगे हमारे शरीर में से तो वो हमारी जान ले लेगा। आप सबसे मेरी ये विनती है कि हमारी ये अपील जनता तक पहुंचाने में आप हमारी मदद करें और इस मुल्क को, इस प्रजातंत्र को, इस स्वतंत्र सार्वभौम सेक्युलर राष्ट्र को बचाए रखने में मदद करें। बहुत बहुत शुक्रिया।